वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग बॉन्ड फिजन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बॉन्ड फिजन। ये जनरल कंसेप्ट है, इसका बार बार हम लोग इस्तेमाल भी किए हैं, इसके हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको एक जगह लिख लिया जाए। तो बॉन्ड फिजन ये दो टाइप का हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन मतलब ये ए और बी दो एटम्स हैं, इनके बीच ये बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड फिजन इस प्रकार से दिखाया जाए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फिजन है आपका क्या मिल जाएगा आपको, ए डॉट प्लस आपका बी डॉट। ए डॉट बी डॉट को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज हैं ये, इनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। तो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस होमोलिटिक क्लीवेज, इस होमोलिटिक क्लीवेज के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस होंगी, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि ए और बी के बीच, जैसे इसको यहाँ पहले समझ लिया जाए, ए और बी के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा उतना आसानी से ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, ठीक है। तो लो डिफरेंस इन या लेसर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा ए और बी के बीच तो पोलराइजेशन हाई हो जाएगा। जैसे बी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है की तुलना में, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो वो क्या फेवर करेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज को फेवर करेगा। तो लो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी। दूसरा कंडीशन होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट और ठीक है, लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो उसको दिखाने का तरीका होता है एच न्यू या अल्ट्रावायलेट लाइट, ऐसे लिखा हुआ एरो के ऊपर, या हीटिंग, हाई टेम्परेचर या आपका इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, इलेक्ट्रिसिटी से भी हम हाई एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एरो के ऊपर अगर एच न्यू लिखा हुआ है या अल्ट्रा वायलेट लाइट लिखा हुआ है, ठीक है, या आपका क्या लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर, ठीक है, या आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड्स क्या हो गया आपका, ROOR, इस टाइप की चीजें, ठीक है, ये परोक्साइड्स होते हैं। परोक्सी लिंकेज इसमें दिख रहा है आपको, परोक्साइड्स और रेडिकल इनिशिएटर्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड और रेडिकल इनिशिएटर्स। अच्छा, इसको हम लोग आगे चल के समझा जाएगा। परोक्साइड्स या रेडिकल इनिशिएटर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आसानी से फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, परोक्साइड की भी खास बात क्या होती है कि इसका जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है आसानी से होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है। थोड़ा सा हीट या एच प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको RO डॉट मिलता है, ठीक है। इसको आगे चल के देखा जाएगा। तो जो परोक्साइड्स होते हैं या रेडिकल इनिशिएटर्स, इनका काम होता है कि फ्री रेडिकल प्रोवाइड करना,
ठीक है। और फ्री रेडिकल अगर हमारे सिस्टम में पहले से यहाँ फ्री रेडिकल अगर है तो फ्री रेडिकल किसी भी बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोट करता है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स क्यों लिखा है, पेरोक्साइड्स आसानी से होमोलिटिक क्लीवेज करके आरओ डॉट देंगे या फ्री रेडिकल्स देंगे, ठीक है। या रेडिकल इनिशिएटर्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो आसानी से फ्री रेडिकल्स आर डॉट, सीएल डॉट या इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करें। और कोई भी फ्री रेडिकल, ठीक है, दूसरे बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आगे चल के इसको धीरे धीरे समझा जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या रेडिकल इनिशिएटर्स ऑल्सो प्रमोट द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। और चौथा हमारा कंडीशन हो जाएगा यहां अगर हम लिख दें प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट, स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल CCl4 सॉल्वेंट हो जाए, या आपका बेंजीन सॉल्वेंट हो जाए, या आपका साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, या आपका कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक, या आपका CH2Cl2 सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो दीज आर नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो CCl4 बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, या N-हेक्सेन लिख दिया, या आपका CH2Cl2, दीज आर नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का भी रोल होता है कि अगर मान लीजिए नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें पोलैरिटी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करने नहीं देगा, ठीक है। तो इससे होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी इन कंडीशंस को याद करते हैं, आगे धीरे धीरे इसको और समझा जाएगा। तो एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करा दें। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो आइडियल कंडीशंस ये होती है कि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो हो, ये अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी बात, जो कंडीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एरो पे हम लोग को देखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही HNu, ठीक है। यहाँ हम लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो HNu अल्ट्रावायलेट लाइट या हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में अगर एनर्जी मिलती है तो होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोशन मिलता है। उसके अलावा अगर पहले से कोई एरो के ऊपर ऐसा कैटलिस्ट लिखा हो जो आसानी से पेरोक्साइड्स, आसानी से फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करे, उसको हम लोग रेडिकल इनिशिएटर्स बोल देंगे, या कॉमनली पेरोक्साइड्स की बात होती है, तो वो यहाँ फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करेंगे और फ्री रेडिकल्स आसानी से यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोट करते हैं, वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी। उसके अलावा हम लोग का सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोट करते हैं। तो ये तो बात हो गई होमोलिटिक क्लीवेज की। अच्छा देखिए, जनरली क्वेश्चंस में क्या होंगे, क्वेश्चंस में आपको सभी कंडीशंस की बात नहीं, हमको एरो के ऊपर HNu दिख गया, हम समझ जाएंगे कि भाई ये होमोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहा है, ठीक है। या एरो के ऊपर पेरोक्साइड्स लिखे हुए हैं, हम समझ जाएंगे होमोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस टाइप के मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी सभी कंडीशंस का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे होगा। एक दो पॉइंट हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब कोई एक दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेता जाए, ठीक है। तो फिर से वही बात, A और B की बात करें तो इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज अगर दिखाना है तो सपोज B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज दोनों ही इलेक्ट्रॉन, अपना भी इलेक्ट्रॉन रख लिया और A का भी इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो आपके सामने सिचुएशन क्या हो जाएगी, A प्लस प्लस B माइनस, ऐसी कंडीशन। एंड दिस क्लीवेज इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक दो कंडीशंस फेवरेबल फॉर हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो एक कंडीशन तो यही हो जाएगी कि लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन A एंड B, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना बढ़िया, ठीक है, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना आसानी से हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ देखिए, यहाँ कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो कैटायन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको सॉल्वेंट कैसा चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए पोलर सॉल्वेंट, या यहाँ पे देखा जाए पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट इसकी पोलैरिटी को बढ़ाएगा। जैसे यहाँ देखिए इसके ऊपर क्या आ रहा है, डेल्टा माइनस आ रहा है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आ रहा है, ठीक है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आ रहा है, तो आपको पता है कि भाई सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट अगर पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट के पास भी जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के पास भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पार्ट है, ठीक है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पार्ट क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है और चीज़ों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, सॉल्वेशन करने की कोशिश करेगा। तो जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ वाटर का कौन सा पोर्शन इसको स्टेबलाइज करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो डेल्टा माइनस वाला पोर्शन, ठीक है, जो ऑक्सीजन पे है। यहाँ आपका हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होता है, वो इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, और अगर ये स्टेबलाइज हो गए तो मतलब टूटने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो बस सिंपल तरीके से समझिए कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो प्रोडक्ट साइड में A+B- बन रहा है, इनको स्टेबलाइज करेगा बाई सॉल्वेशन। और कब स्टेबलाइजेशन बढ़िया होगा, जब उसमें पोलैरिटी सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट विल फेवर द हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, फिर से समझिए वाटर में क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पोर्शन ऑलरेडी है, तो वो कैटायन एनायन को सॉल्वेट करके स्टेबलाइज करेगा और टूटने के प्रोसेस को फेवर करेगा। तो वाटर हो गया या आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड को भी सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो पोलर सॉल्वेंट विल फेवर द हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो दो ही पॉइंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। वहाँ इसके कंपैरिजन में पॉइंट्स क्या थे, ज़्यादा थे, रेडिकल इनिशिएटर्स हम ले लेते थे, या HNU की बात करते थे, हाई टेम्परेचर की बात करते थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ टेम्परेचर, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज में जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे हम लोग हेटेरोलिटिक क्लीवेज, और उसी में टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज की बात होती है। तो फिलहाल हम दो ही पॉइंट यहाँ लिखे, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल फेवर हेटेरोलिटिक क्लीवेज एंड प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट विल फेवर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ये आपका कार्बोकेटाइन हो गया। तो जैसे मान लीजिए R हो गया, यहाँ आपका X हो गया, यहाँ आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपका R प्लस प्लस आपका X माइनस, यही आपका क्या है, कार्बोकेटाइन। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो हम CH3Cl की बात किए और इस टाइप से बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, तो हमारे पास क्या मिल गया, CH3 प्लस, और प्लस आपका Cl माइनस बाहर निकल गया। तो ये आपका कार्बोकेटाइन हो गया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले तो काउंट कर लिया जाए, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, 3 हो गया, और 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। इसको नाम क्या देंगे, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन, या एक और नाम होता है जो इस्तेमाल तो हम लोग बहुत नहीं करते हैं, मिथाइल कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन, ठीक है। कार्बेनियम आयन कहने का जो सिस्टम है वो IUPAC सिस्टम है। IUPAC में कार्बोकेटाइन को कार्बेनियम आयन बोला जाता है, ठीक है। तो ये IUPAC सिस्टम हो गया, लेकिन ये बहुत हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं, ठीक है। तो दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, CH3 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो उसको अभी बनाते हैं, और या मिथाइल कार्बेनियम आयन बोला जाता है,
अच्छा फिर से अगर हम जनरलाइज कर दें ये R प्लस को, ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन इस टाइप से हम लोग बोलेंगे, लेकिन जो IUPAC ने कहा इसको कार्बोनियम आयन। अब जैसा स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से कार्बोनियम आयन लगा दिया जाएगा, मिथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन इस टाइप से। तो ये आपका IUPAC। एक और नाम आता है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर है। तो ओल्ड नॉमेनक्लेचर में कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन, एनसीईआरटी में कहीं कहीं कार्बोनियम आयन लिखा हुआ है, तो कार्बोनियम आयन इज नथिंग बस कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, जो एग्जांपल लिया था उसी को अगर हम लोग फिर से समझें, CH3 प्लस या जनरलाइज कर देंगे तो आपका R प्लस, ठीक है। तो यहाँ कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और आपका 0 लोन पेयर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये अगर बोर्ड के प्लेन में सभी एटम्स को बना दिया जाए, ठीक है। कार्बोकैटायन है, हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और px और py को हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट मान लिया, तो यहाँ प्योर pz ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, ठीक है। तो वैकेंट pz ऑर्बिटल है। तो एक तरीके से अगर हम लोग रिप्रेजेंट इसको किया जाए, तो एक तो pz रिप्रेजेंट करने का हम लोगों ने तरीका ये देखा था, ठीक है। तो ये आपका pz है और ये क्या है, वैकेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, px और py हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हो गया है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो फिर से समझा जाए, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है और जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके परपेंडिकुलर है, प्योर p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये प्योर p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है। तो आपका pz कैसे है, आपका एक लोब आपका बाहर की तरफ है और दूसरा लोब क्या है, अंदर की तरफ है। समझ में आ रही बात, एक लोब बाहर, दूसरा लोब क्या है, अंदर, इसके परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही। या इसी को मान लीजिए हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो ये जो प्लेन है, ठीक है, ये बोर्ड का प्लेन, अब इसके प्लेन को हम लोग परपेंडिकुलर अगर इमेजिन कर लिया जाए, ठीक है, तो आप एक हाइड्रोजन तो बोर्ड के प्लेन में बना सकते हैं, दूसरा हाइड्रोजन आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, इनटू द प्लेन, और तीसरा हाइड्रोजन हमको आउट ऑफ द प्लेन। ये आपका क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। एंगल कितने हैं सब, 120 डिग्री के एंगल से, ठीक है। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो फिर से इसी को हमने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर प्लेन में बना दिया। तो इस परपेंडिकुलर प्लेन के क्या है, ऊपर और नीचे किसका है, pz का लोब है, ठीक है, या प्योर p ऑर्बिटल जो इसके परपेंडिकुलर है उसका लोब है। तो फिलहाल उसको हम कहाँ बना सकते हैं, बोर्ड के प्लेन में। तो दिस इज प्योर p ऑर्बिटल और ये क्या है, वैकेंट है, वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात। तो एक ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, प्लेनर कंपाउंड है और प्योर p ऑर्बिटल किस प्रकार से इसमें है, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा, इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, फीचर्स की अगर बात किया जाए, फीचर्स, पहला पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, जबकि इसको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। दूसरी बात, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड है इसका मतलब क्या है, ये डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अगला पॉइंट ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आगे चल के एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दे सीक फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास
लोन पेयर्स होते हैं और उनका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट होता है और वो अपने लोन पेयर को डोनेट करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल 2 टर्म पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल हमको ये क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है, तो वह ऐसे सेंटर पे अटैक करना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन इसको ईजिली मिल जाए। समझ में आ रही बात? तो ये खुद क्या है, खुद क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है, इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो कार्बोकैटायन जनरली एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। दे आर इलेक्ट्रोफाइल। वाई दे आर इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इनको कहा जाता है। अच्छा, आखिरी पॉइंट इसमें क्या होगा, अब हम लोग क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन कार्बोकैटायन, अच्छा प्लेनर है, ये सब चीजें आप समझ में आ रही है। प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वैकेंट p ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो इसको हम लोग आगे चल के फिर पढ़ेंगे फर्दर कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कैसे उनको क्लासीफाई किया जाता है। पांचवा पॉइंट ये है कि अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए ये R हो गया, ठीक है, और यहाँ कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कुछ और लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इसका मतलब ऐसे इफेक्ट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाएं तो इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या बताया था, जैसा चार्ज है उसका अपोजिट इफेक्ट डालना पड़ेगा। क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगा के इसकी चार्ज इंटेंसिटी को कम करेंगे और इसको स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन भेजने वाला इफेक्ट, ठीक है, या इसकी चार्ज इंटेंसिटी को लो करने वाला इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हैं कौन कौन से, हम लोग ने जो पढ़े हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट लग जाए बढ़िया है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन की बात की जा सकती है, हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। और उसके बाद हम लोग रेजोनेंस की बात कर सकते हैं, सीधे सीधे कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ आ जाए या लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज दे इसकी तरफ, तो जिसको हम लोग प्लस आर इफेक्ट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। तो पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स कौन से हैं, प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, इसको हम लोग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिखा जाए ताकि याद भी रहे, स्ट्रेंथ का हमेशा आइडिया, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। दूसरा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट। Electron donating effects such as plus R or plus M, hyperconjugation and plus I will stabilize the carbocation, will stabilize the carbocation, will stabilize the carbocation। ठीक है, तो फिर से फीचर्स को समराइज कर लिया जाए। फीचर्स ऑफ कार्बोकैटायन, दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, दे आर डायमैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कोई भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर लगाने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, प्लस आर या प्लस एम से इफेक्ट लग जाए या हाइपर कंजुगेशन प्लस आई, ये सभी इफेक्ट्स कार्बोकैटायन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करके समझेंगे, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हम लोग, ठीक है, एक्चुअल में कैसे इसको समझा जाए। तो अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा जाए। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज इन decreasing order of
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखा जाए यहाँ स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए, अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिए, जो कॉमन है उसको छोड़ के जो अनकॉमन है उसके आधार पे हम लोग अनकॉमन का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो अनकॉमन का इफेक्ट यहाँ क्या पड़ रहा है, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे क्या पड़ रहा है, यही हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमको अनकॉमन क्या दिख रहा है, ये तो कॉमन ग्रुप दिख रहा है, ये तो सब में है। तो यहाँ अनकॉमन क्या है, CH3। तो CH3 का इफेक्ट क्या होता है भाई, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई माइनस आई का टेबल आपको याद होगा। तो इसका इफेक्ट क्या है, प्लस आई। तो प्लस आई इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे डेल्टा माइनस भेजेगा और ये स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अच्छा क्या हाइपर कंजुगेशन की बात यहाँ कर लिया जाए, ये क्या अपना हाइपर कंजुगेशन, नहीं, हाइपर कंजुगेशन के लिए तो ये आपका अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। फिर से ध्यान समझिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन की तो बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन को हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो सब में कॉमन है, इतना ग्रुप तो सब में कॉमन है, और कॉमन इफेक्ट की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ NO2 की बात किया जाए तो NO2 का तो जबरदस्त क्या है, माइनस आई इफेक्ट, वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज भेजेगा, तो प्लस पे प्लस भेजने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अनस्टेबल हो जाएगा। OH का भी माइनस आई इफेक्ट और Cl का भी माइनस आई इफेक्ट, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा OH और Cl में, ठीक है, OH और Cl में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है। अच्छा फिर से समझा जाए कि यहाँ सर लोन पेयर भी है, लेकिन लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में नहीं है, तो दूर दूर है। अच्छा देखिए, अब हम लोग सभी इफेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं, रेजोनेंस की बात करेंगे, इंडक्टिव की बात करेंगे, ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन, इन्हीं इफेक्ट्स की बात अब करने जा रहे हैं और एक साथ बात करेंगे कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो ये OH इतनी दूरी से कौन सा इफेक्ट लगाएगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगा सकता है, प्लस आई माइनस आई, तो OH का माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, Cl का माइनस आई इफेक्ट, तो टेबल याद करिए। ठीक है, तो टेबल में आपका हेलोजेंस के बाद OH OR की बात आती है, हेलोजेंस के बाद OR, फिर उसके बाद OH, ठीक है, फिर NH2 वगैरह। तो इसका मतलब कि इसका इंडक्टिव पावर क्या है, क्लोरीन का ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा डेल्टा प्लस और यहाँ थोड़ा छोटा डेल्टा प्लस। ठीक है, Cl का माइनस आई का पावर OH से ज़्यादा होता है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 का, फिर Cl का, फिर OH का। ठीक है, और जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट उतना गड़बड़। तो सबसे स्टेबल आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे स्टेबल आपका A हो गया। उसके बाद माइनस आई का लगना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सबसे मिनिमम माइनस आई इफेक्ट आपका C में लगेगा। अब यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट तो B ऑप्शन में है, तो ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा यहाँ देखा जाए, ये क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग,
इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 CH3 CH3। तो यहाँ दो काम हो रहा है, एक तो 3 CH3 लगने से प्लस आई का पावर भी बढ़ गया, ठीक है, और CH3 का अपना इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ एक हाइपर कंजुगेशन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। तो सबसे स्टेबल आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A हो जाएगा। और अल्फा हाइड्रोजन की बात प्राइमरीली हम लोग करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ आपका 6, यहाँ आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेन बेसिस है, नीचे जाने पे हालांकि आपका प्लस आई का पावर भी बढ़ रहा है, हाइपर कंजुगेशन, लेकिन ज़्यादा कंसिडरेशन किसको आपने दिया, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस के बाद मजबूती में इफेक्ट कौन आता है, हाइपर कंजुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और इन जनरल हम लोग एक, ठीक है, ऑर्डर भी फॉलो करते हैं कि ये तो आपका क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि कार्बन से क्या है 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में जो एक ऑर्डर फॉलो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का हम लोग ऑर्डर याद रखेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। इसमें और भी डिस्कशन बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए याद करिएगा कि डिग्री का कंपैरिजन हम लोग नहीं करते हैं, इस बात को पहले याद कर लीजिए, ठीक है। कभी भी आपको ढेर सारे कार्बोकैटायन दिखें, ठीक है, सिंपल कार्बोकैटायंस जहाँ रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहाँ सिंपली पहला पॉइंट आपका क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। दो 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिए हैं, दो 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिए हुए हैं, तो आप अल्फा हाइड्रोजन की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना डिटेल में कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से आपका काम चल जाएगा, या अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, यहां देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब यहां देखिए, यहां क्या है, ये तो आपका कॉमन दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो ये आपका जो है sp हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्या इसमें और इसमें रेजोनेंस है, नहीं रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम ये नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ आपका रिलेटिवली अगर इसकी बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की, तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो आपका प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन ये क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तो माइनस आई इफेक्ट लगाने से हम लोग ने याद भी रखा है ट्रिपल बॉन्ड उसके डबल बॉन्ड, ठीक है, माइनस आई की सीरीज में। तो माइनस आई लगाना, तो ये तो कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, और ये तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, स्टेबलाइज करेगा। यहाँ देखा जाए, अच्छा यहाँ एक आइडिया तो आप ये कर सकते हैं कि सर sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो पास आ गया है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी तुलना में यहाँ ये क्या है, दूर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी तुलना में यहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, माइनस आई इफेक्ट नहीं देखना है। यहाँ बड़ी बात क्या हो रही है, यहाँ बड़ी बात ये है कि ये क्या है, कंजुगेशन में तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन हो गया है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन हो गया है, ये तो बहुत स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो रेजोनेंस का हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन तो नहीं मिल गया आपको, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अच्छा, स्टेबिलिटी में तो देखिए हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी है, हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज है, हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन की बात हमने नहीं की क्योंकि ये कॉमन है, और इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तब पर भी हाइपर कंजुगेशन की बात इनमें हम नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस इज अ पावरफुल इफेक्ट, तो हाइपर कंजुगेशन की बात क्या करना,
ठीक है। तो सबसे स्टेबल आपका डी हो जाएगा बिकॉज इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा इनमें, तो इनमें आप -i का लगना तो अच्छा नहीं होगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आपका बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, ए हो गया। तो इसमें आपने जो डिसाइड किया वो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से, और ये आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे ऊपर हो गया। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर्स ऐसे दिएंगे या और ये सब बॉन्ड हटा के, ठीक है, इसमें ये बॉन्ड हमने दिखा दिया है स्पेसिफिक करके। ठीक है, आपको जब भी है कि स्ट्रक्चर्स को ओपन करिए। ठीक है, यहाँ जब भी ऐसे अगर आए तो स्ट्रक्चर्स को ओपन करिए, समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, फिर इस पर कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन को करिए पहले, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस किया जाए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये OCH3 है, ये OCH3 है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है, ये तो बहुत बढ़िया, बैक बॉन्डिंग। तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस और CH3, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। और ये रेजोनेंस क्या है, काफ़ी बढ़िया रेजोनेंस है। क्यों, इन दोनों में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, ये, क्योंकि इसमें ऑक्टेट सभी का क्या है, कंप्लीट है। इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो इट इज़ वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, इट इज़ हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ दिस इफेक्टिव रेजोनेंस। ठीक है, तो वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ देखा जाए। अब इसमें थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके दिखाएं तो आपका CH3 CH प्लस और C डबल बॉन्ड H, ओपन नहीं कर पाएंगे भाई, ये आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, ओपन तो करना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड H, ठीक है, या इसको अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख दें, COCH3 लिख दें, तब ये स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H की जगह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका काम है। यहाँ हमने CHO लिखा है, आप उसको ओपन करेंगे, C डबल बॉन्ड H। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये भी स्टेबल कार्बोकैटायन दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज और कंजुगेशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। सर वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक बार चेक करिए। ठीक है, ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनाया, इस डबल बॉन्ड को किधर तोड़ा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस टाइप से हमने इसको क्या किया है, रेजोनेंस कराया है, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या ये रेजोनेंस बढ़िया रेजोनेंस है? नहीं, ये रेजोनेंस आप नहीं बना सकते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज विथ इन कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ आपका क्या है, एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज विथ इन कंप्लीट ऑक्टेट, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो नहीं बनाएंगे हम लोग। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो कार्बोनिल की अगर बात करें तो कार्बोनिल में यहाँ रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। फिर से कोई कहे सर ये आपने कंजुगेशन की कंडीशन जो पढ़ाई थी वो तो दिख रहा है सर, तो रेजोनेंस क्यों नहीं करा रहे? तो रेजोनेंस इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ठीक ठाक बनने चाहिए। हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ इसको इधर तोड़ के हम लोग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसका एक इफेक्ट तो फेल कर गया,
कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भेज के इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो दूसरा इफेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ का क्या है, जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट। तो सी डबल बॉन्ड ओ अब कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज को और बढ़ा देगा, तो वेरी अनस्टेबल। ठीक है, वेरी अनस्टेबल। तो कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड को कार्बोनिल बोलते हैं। तो कार्बोनिल के बगल में अल्फा पोजीशन पे, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे, ठीक है, या बगल में बोल दीजिए, अल्फा पोजीशन बोलने में अगर दिक्कत है तो कार्बोनिल के बगल वाली पोजीशन पे हम लोग कभी भी कार्बोकैटायन जनरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो दिस कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। अब ये तभी समझेंगे जब इसको आप ओपन कर पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सीधे सीधे स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH पॉजिटिव NH, ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, इस नाइट्रोजन से, और CH3 है। तो इसका डायरेक्ट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव H, और ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये आपने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा दिया। पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और यहाँ क्या हो रहा है, दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5, तो हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट से ये कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, हालांकि हाइपर कंजुगेशन इन तीनों में भी है। ठीक है, कार्बोकैटायन के लिए अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन हो गया जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, सी और ए में। अच्छा, ए और सी में दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। इनमें भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, इन दोनों में जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा, ध्यान समझिएगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा नीचे वाला, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। यहां दूसरे शब्दों में कहें कि अपना लोन पेयर कौन आसानी से दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा कि नाइट्रोजन दे देगा रेजोनेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। एक तो ये बोल सकते हैं डायरेक्ट, या दूसरा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के समझ सकते हैं कि जब रेजोनेंस कराएंगे, जब ये अपना लोन पेयर दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ नाइट्रोजन पे आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज उसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्लस आर का पावर, ठीक है, अब लैंग्वेज अगर चेंज करके बोला जाए तो इसका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, प्लस आर। ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस में दे रहा है ना, खुद पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, खुद पे इसने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, प्लस आर या प्लस एम। तो प्लस आर की पावर किसकी स्ट्रांग होगी, नाइट्रोजन की कि ऑक्सीजन की, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की प्लस आर की पावर क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, प्लस आर ऑफ नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सबसे स्टेबल इसमें कौन हो गया, सबसे स्टेबल आपका सी हो गया, उसके बाद आपका ए हो गया, उसके बाद बताइए, उसके बाद आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, रेजोनेंस की तुलना में तो पीछे ही जाएगा। और उसके बाद आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अच्छा, बी तो क्या है, वेरी अनस्टेबल। और यहाँ अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो प्लस आर ऑफ नाइट्रोजन, प्लस आर ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लस आर ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर आए ओपन करिए। ठीक है, ओपन नहीं करेंगे तो यहाँ आपको सब कुछ दिखने लगेगा, यहाँ गड़बड़ कर देंगे आप। ठीक है,
देखा जाए फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखा जाए ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहां भी हमको दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में आप पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इधर बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहां डबल बॉन्ड हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फर्दर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, लोन पेयर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता होगा आपको। यहां आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। यहां भी अगर इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नाम दे दें। स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन होगा? अगेन बात वही है कि इस कार्बोकैटायन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये देखिए ये तो बहुत बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है, हमेशा इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ये अच्छी बात है। इसमें भी देखिए, इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, रेजोनेंस करा रहे हैं, अच्छी बात है। और इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है लेकिन सभी का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन क्या लगा रहा है अपना? प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या लगा रहा है अपना? प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये करेगा, बिकॉज ऑफ दिस वेरी गुड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी तुलना में ये कम स्टेबल हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉजिटिव चार्ज, या इसका प्लस आर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, कैसे भी इसको याद कर लीजिए। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? अच्छा, इसमें तो ये नॉर्मल रेजोनेंस करा रहे हैं और दोनों में ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ भी इनकम्प्लीट, तो इक्विवेलेंट है, तब पर भी क्या है? ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है कार्बन का, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हुआ। हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे स्टेबल इसमें क्या हो जाएगा? सबसे स्टेबल आपका बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, ये तो आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लिया। जैसे इस क्वेश्चन में, बी वाले ऑप्शन में, जैसे इनको अगर कंपेयर कर रहा है, फिर से ध्यान समझिए, इनको कंपेयर कर रहा है, तो कभी भी दो स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंपेयर करें, दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो हम कंपेरिजन किसका कर रहे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपेरिजन नहीं हो रहा है, ये कंपेरिजन हो रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड का कंपेरिजन हो रहा है। ध्यान समझिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे आप। जब हम इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, या हम इनकी और इनकी कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कंपेयर बेसिकली क्या कर रहे हैं? जैसे यहाँ से भी अगर मान लीजिए हम शुरू करें, तो यहाँ से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और ओवरऑल जो स्टेबिलिटी किसकी होगी? रेजोनेंस हाइब्रिड की। रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे, तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर से रिपीट करें, कभी भी ये अलग अलग कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कंपेयर किसकी स्टेबिलिटी कर रहे हैं? सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के रेजोनेंस हाइब्रिड का कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तब हम मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और इस टाइप की चीज़ें, प्लस आर ज़्यादा होगा कम होगा, इस टाइप से डिसाइड कर ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में हम स्टेबिलिटी आपसे पूछें, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स,
जैसे इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आपसे पूछें, तब ये नहीं करेंगे, जैसे इनकी और इनकी स्टेबिलिटी पूछें तो ये नहीं कि सर इसमें रेजोनेंस है, यहाँ ये देखिए सर डीलोकलाइज कर रहा है, तो डीलोकलाइज कर रहा है तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन ही रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये तो बन ही रहा है, ठीक है। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको क्या पूछे, स्टेबिलिटी पूछे सेम कंपाउंड के, ठीक है, इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जब स्टेबिलिटी आपसे पूछ रहा है तो वहाँ रेजोनेंस मत कराने लगिएगा, वहाँ गिवन चार्ज पे आप प्लस आई माइनस आई की बात कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो फिर से अगर इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, माइनस आई की अगर बात करें, फिर से समझिए, नाइट्रोजन अनकॉमन फैक्टर की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन अपना माइनस आई का पावर यहाँ ज़्यादा लगाएगा, फिर से समझिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई से इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना था तो नाइट्रोजन का माइनस आई का पावर यहाँ कम पहुँचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन हो गया, थर्ड, उसके बाद कौन हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ भी हम आपसे पूछें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो सबसे स्टेबल आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड के बाद आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हो जाएगा। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इसमें फिर से वही बात, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो अपना माइनस आई इफेक्ट से इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, माइनस आई इफेक्ट लगा के इस पर डेल्टा प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, तो जिससे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से कोई कहे कि सर ये कार्बोकैटायन आप दिए तो इसमें तो सर बैक बॉन्डिंग है, इसको अनस्टेबल क्यों बता रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग, बहुत स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से अगर इन दोनों का अलग अलग कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर कर रहा है, अलग अलग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तब आप उस कार्बोकैटायन के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करेंगे, ठीक है, जब इनका कंपैरिजन होगा। और जब इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा है, तो उसमें रेजोनेंस मत कराने लगिए, ठीक है। तो जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं उस पर प्लस आई माइनस आई की बात कर लीजिए, ठीक है। तो जब इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा है तो इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन दोनों में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, फिर इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो अपने बगल में पॉजिटिव चार्ज को वो प्रीफर नहीं करेगा, ठीक है, एज अ रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। चलिए, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना और उसमें फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करना, ये क्वेश्चंस अलग अलग हैं, इनका कंसेप्ट आपका थोड़ा अलग अलग हो गया। तो हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उनकी स्टेबिलिटी तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो फिलहाल हम लोग कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी मतलब ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये बेसिकली क्या है, CH3+, ये आपका क्या है, CD3+,
और ये आपका Ct3+। अच्छा, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? क्या इसमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप सीरीज याद करिए, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जब प्लस आई की बात किया था तो सबसे पहले कौन आया था? ट्रीटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। ट्रीटियम और ड्यूटेरियम में सब क्या है? हैवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इनमें प्लस आई की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिलेटिवली प्लस आई बहुत कम है, रेफरेंस केस है, लेकिन ये प्लस आई लग रहा है। इसकी तुलना में प्लस आई इसका क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी तुलना में यहाँ प्लस आई बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए कंपेरेटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका प्लस आई इफेक्ट वैसे भी अपने आप में बहुत कम है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना है तो प्लस आई की अगर बात करें तो प्लस आई का ट्रीटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद आपका क्या था? हाइड्रोजन था, ठीक है। प्लस आई का पावर का अगर बात किया जाए तो आपका ट्रीटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन, दीज आर हैवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। डी हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, अगले क्लास में लगभग हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी खत्म कर लेंगे, तो आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अच्छा, यहां देखा जाए, यहां एक चीज याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये आपका Ct बॉन्ड, उसके बाद Cd बॉन्ड, उसके बाद CH बॉन्ड, ठीक है। या अगर मान लीजिए हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा, CH बॉन्ड सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद CD बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद Ct बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो Ct बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इट इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। उसकी तुलना में फिर ये हो जाएगा, यानी CH बॉन्ड की तुलना में CD बॉन्ड क्या हो जाएगा? Ct इतना कॉमन नहीं होता, ट्रीटियम जनरली ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के टर्म्स में ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट CD बॉन्ड की बात करें तो CD बॉन्ड और CH बॉन्ड में CD बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू CH बॉन्ड, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इन दोनों को कंपेयर करें, वो अपने आप समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि ये कार्बोकैटायन किन किन फैक्टर्स से स्टेबलाइज है, तो एक कार्बोकैटायन में आप सीधे सीधे अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 9 है, ठीक है। और ये हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट दोनों से स्टेबलाइज है। इसका प्लस आई इफेक्ट CH3 का लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन। अगला पॉइंट इसमें पूछे हम कि इसमें अगर इसको हम इस तरीके से ओपन करें, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आपका ड्यूटेरियम है, ठीक है, और भी आपके क्या है CD3, यहाँ आपका CD3 हो गया। ध्यान समझिएगा, जैसे अगर कोई पूछे कि CH3 और CD3 की तुलना में प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, तो प्लस आई की बात करें तो प्लस आई में ऊपर कौन हो जाएगा? प्लस आई में CD3 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लस आई का पावर इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। Ct3 का प्लस आई इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग है, प्लस आई की बात कर रहे हैं, उसके कंपेरिजन में CD3 हो जाएगा और उसके कंपेरिजन में CH3। प्लस आई का पावर क्यों बढ़ रहा है इधर? क्योंकि हमको पता है कि ट्रीटियम का प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई की तुलना में तो प्लस आई तो इधर जाने पे बढ़ रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हाइपर कंजुगेशन की अगर बात करें, अच्छा एक और चीज़ समझिए कि सर हाइपर कंजुगेशन में तो अल्फा हाइड्रोजन की ही बात करते थे, नहीं, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ट्रीटियम भी कर रहे हैं, तब पर भी हम हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई बहुत फर्क नहीं है, ट्रीटियम और ड्यूटेरियम दीज आर हैवी आइसोटोप्स। लेकिन क्या अंतर आ रहा है कि ये जो CD बॉन्ड, यहाँ CH बॉन्ड होता, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज करते, यहाँ CD बॉन्ड है। अब CD बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? और टाइटली हेल्ड है, क्योंकि शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर है ना। तो ये अगर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब क्या है? इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और टाइटली हेल्ड हो जाएगा।
और टाइटली हेल्ड हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका आसानी से डिलोकलाइजेशन की टेंडेंसी नहीं होगी, यानी हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर से कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दिया हुआ है, हाइपर कंजुगेशन हाँ होगा, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज करेगा, कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन उसका एक्सटेंट और घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट है, बिकॉज सी डी बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, सो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ अगर मान लीजिए अल्फा ड्यूटेरियम की बात करें 9, यहाँ अल्फा ट्रिटियम की बात करें 9, ठीक है, लेकिन इधर से इधर जाने पे इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेस, या इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेस, वाई, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिफिकल्ट टू डिलोकलाइज द टाइटली हेल्ड, ठीक है, मोर टाइटली हेल्ड, इवन मोर टाइटली हेल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो फिर से एक बार फाइनली समराइज कर लिया जाए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो प्लस आई का पावर तो बढ़ रहा है, प्लस आई का पावर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम की तुलना में ट्रिटियम प्लस आई पावर बढ़ा रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सी डी बॉन्ड को डिलोकलाइज करना, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज करना कठिन, और उससे भी कठिन क्या है, सी टी बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डिलोकलाइज कराना। और हमको पता है कि हाइपर कंजुगेशन एक मजबूत इफेक्ट होता है, उसके बाद नंबर किसका आता है, इंडक्टिव इफेक्ट का। यानी हम लोग को इसकी स्टेबिलिटी में मेजर जो बात करनी थी वो किसकी बात करनी थी, हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई। क्या इंडक्टिव की बात की जाए, नहीं, इंडक्टिव की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग हाइपर कंजुगेशन के आधार पर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं फैसला हो पाता, ठीक है, तब हम किस पे आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली बात क्या हो गई, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेस, रीजन लिख चुके हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और स्टेबिलिटी डिसाइड किसकी बेसिस पे हो रही है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन इसका हो गया, तो कंक्लूजन जरूर इसका ड्रॉ करेंगे कि अल्फा कार्बन, दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन प्लस आई, दिस इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन प्लस आई, एंड दिस इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन प्लस आई। इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर डिफिकल्ट टू डिलोकलाइज, वो हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ से आपको आइडिया दे दिया। प्लस आई का पावर भले ही बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी घट रही है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन को हम लोग को पहले प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेंजीन से रिलेटेड जितने कार्बोकेटाइन हैं उनकी स्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें इसमें डिस्कस किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।